मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। रॉयल लीडर्स क्लब के सदस्य अब लगभग बनाते हैं 14 लाख रुपए प्रति वर्ष। काफ़ी आराम से जीवन जीते हैं ये लोग। जो लोग हमारे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग 22 लाख रुपए, 29 लाख रुपए, यहाँ तक कि 36 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो प्रति वर्ष 45 लाख रुपए से भी अधिक बनाते हैं। जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की तो उनमें से ज़्यादातर बहुत गरीब थे। सच कहूँ तो उनमें से ज़्यादातर किनारे पे थिरक रहे थे और मेरे साथ इस व्यापार को करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। नवयुवक आजकल हताश नहीं दिखते हैं, जैसे कि शुरुआती सदस्यों में हताशा थी। ये सच बात है। उनमें से कई युवा हैं और वो आराम से रहते हैं। प्रारंभिक सदस्यों की औसत आयु काफ़ी अधिक थी। हाल ही में मैं और भी ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं है कि उनकी आजीविका या रिटायरमेंट तैयारी एक तरह की कोई समस्या हो उनके लिए। ऐसा लगता है कि उनके अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपने प्रियजनों के बारे में काफ़ी चिंतित है। इसीलिए वे ये व्यवसाय करना चाहते हैं। हम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और वर्तमान वास्तविकता ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। इस दौरान विश्व जिस तरह की अनिश्चितता का सामना कर रहा है, उसमें जो वास्तव में सबसे ज़्यादा दांव पर लगा हुआ है, वो है हमारी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। मान ले कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। हमारे देश के महान नेतृत्व और शानदार आर्थिक नीतियों के साथ आप किस प्रतिशत वृद्धि पर विचार कर सकते हैं? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है, उसमें 3% की वृद्धि को आश्चर्यजनक माना जाएगा। 5% से 6% की वृद्धि अब हमारे लिए संभव नहीं है। चीन जैसा देश जिसके पास कोरिया की तुलना में कम सकल घरेलू उत्पाद है, वो एक राष्ट्र के तौर पर 6% की दर से काफी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि कोरिया की अर्थव्यवस्था 6% तक बढ़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में एक भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो कि कोरिया की आकार की हो और उसकी तुलना में 6% की दर से वो आगे बढ़ सकता हो। उन्नत देश 3% की दर से आगे बढ़ते हैं अगर वो अच्छा प्रदर्शन करे, और खराब अवस्था में 1.5% की दर से। कोरिया वर्तमान में 1.5% के स्तर से आगे बढ़ रहा है। इस विकास दर को अपने घरेलू अर्थव्यवस्था पर लागू करें। क्या आपको लगता है कि जीवन शैली में बहुत बदलाव आएगा या आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? जब आपकी मासिक आय 1.4 लाख रुपए हो तो 2200 रुपए और बनाने के बारे में सोचें। सरकार केवल इतना ही कर सकती है। आपकी मासिक तनख्वाह 1.4 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस तरह एक गरीब अर्थव्यवस्था में आप 1.4 लाख रुपए में से 2,000 रुपए महीने का गवा बैठेंगे। हमारे व्यक्तिगत इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत प्राथमिकता रखते हैं। आप वास्तव में सरकार से आपके लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इन दिनों सरकार कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने जा रही है। मैं सरकार द्वारा प्रशासित ये सामान्य कल्याण कार्यक्रमों पर संदेह करता था। अब सरकार की भूमिका पर मेरा एक नया नजरिया है जो वो अपने लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत वक्त तक सोचता था कि वंचित लोग जैसे बीमार, विकलांग, बुजुर्ग और अनाथ सरकार के कल्याण कार्यक्रमों से इन्हीं को प्राप्त होना चाहिए सब कुछ। मैं सब्सिडी देने वाली नीतियों के सख्त खिलाफ था जो कि युवा और बेरोजगारों को दिया जाता था, जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते थे। मेरा मानना था कि युवा और स्वस्थ उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए और जो नौकरी उन्हें मिले उन्हें वो ही काम कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता था कि वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं क्योंकि उनको मेहनत करने की कोई इच्छा ही नहीं है। पर मैंने ये महसूस किया कि समय बहुत बदल गया है और हम अब बहरे होकर नहीं जी सकते हैं। युवा लोग जो नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रही है। अब नौकरी पाना कठिन होता जा रहा है। कुशल श्रमिकों के लिए भी ऐसा ही है क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी बदलती दुनिया में आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे और खुद को कैसे तैयार किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मेरा मानना है। दुनिया की दौलत बढ़ती दिख रही है।
20/80 के हिसाब से पारेतो के नियम के अनुसार अर्थात जनसंख्या का 20% 80% संपत्ति को नियंत्रित करता है। ये नियम कई अन्य परिघटनाओं को समझने के लिए लागू किया जा सकता है। बहुत सी चीजें 20/80 में विभाजित की हुई लगती है। बात की सच्चाई ये है कि 20/80 उतना पुराना नहीं है। हम दुनिया को 1/99 बनते देख रहे हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से कई लोगों को पता है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामक एक आंदोलन कुछ वक्त पहले ही हुआ था, जिसका नारा था हम 99% है। आंदोलन का लक्ष्य ऊपर के उन 1% लोगों को कम करना था। मेरा सवाल यह है कि अगर हम 1% को कम करते भी हैं, तो क्या उनके द्वारा नियंत्रित संपत्ति 99% में बांट दी जाएगी? क्या ये उनके बीच उचित रूप से वितरित किया जा सकेगा? क्या हम अच्छे समान वितरण की उम्मीद कर सकते हैं? मुझे इसमें संदेह है। मैं एकाधीर का बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अमीर और अमीर बनते रहे। इसके विपरीत मैं बहुत चिंतित हूँ। भले ही हम धन की एकाग्रता को रोकना चाहते हो, पर हमें अवधारणाओं पर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना ही चाहिए। जब बात आती है आय असमानता और धन की खाई के बारे में, सोचिए कि उन अमीर लोगों के पास क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो क्या गरीबों के पास दौलत गिरेगी? अगर हम सभी बड़े निगमों को पूरी तरह से अलग कर देंगे तो कई लोग अभी भी स्थिति को फ्यूडल व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। फ्यूडल व्यवस्था में भूमि मालिकों की संख्या अल्पसंख्यक थी और गरीब बहुसंख्यक थे। यदि उन जमींदारों की जमीन छीनकर गरीबों को दे दी जाती, तो आप लोग बताइए या सोचकर देखिए कि धन पुनर्वितरण संभव होता या नहीं होता। फ्यूडल व्यवस्था में भूमि के साथ ये संभव है। दूसरी ओर, क्या धन का पुनर्वितरण संभव होता? धन के वर्तमान स्वरूपों के साथ, जैसे कि कारखाने या कंप्यूटर सिस्टम, क्या उन्हें नष्ट किया जा सकता है और फिर भी वे अपने मूल्यों को बरकरार रख सकते हैं? क्या इस प्रकार के पुनर्वितरण की संभावना हो सकती है? इसकी संभावना बहुत ही कम है। हमारे पास उनको अकेला छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उनकी अपनी भूमिकाएं हैं। ये सब अच्छा है अगर हम इसे स्वयं कर सके तो। आइए अपना ख्याल रखें हम सब। इसके अलावा सरकार हमारे लिए इतना ही कर सकती है। बेहतर करने के लिए या फिर बुरा करने के लिए 1.5% उनकी सहायता के साथ अपनी सारी उम्मीदें उन पर मत डालिए। वे बड़ी वैश्विक कंपनियां अपना रास्ता बनाती हैं, दुनिया में और विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। उन्हें अपना काम करने दे और अर्थव्यवस्था में योगदान दे। व्यक्तिगत रूप से मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी यदि हम औसत लोग खुद ही अपना देखभाल करें और इसी तरह से आगे बढ़े। जी बिल्कुल। हालांकि हम औसत लोग केवल 1%, 2% या 3% अधिक प्राप्त करके सुधार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हम वर्तमान में 70,000 रुपए, 1.4 लाख रुपए या 2.2 लाख रुपए कमा रहे हैं और 3% या उसमें से 10% भी बहुत कम फर्क पड़ता है। किस प्रकार की वृद्धि हमें प्राप्त हो पाएगी? इस तरह से हमें 100%, 200%, 500% कमाना है या 1000% अधिक। क्या सरकार आपके लिए ऐसा कर सकती है? वे नहीं कर सकते तो क्या करें? हमें अपना ख्याल रखना सीखना होगा। हम कैसे और किसके साथ अपना ख्याल रखेंगे? कितना आसान सवाल है ये। मैं चाहता हूं कि आप उस भूमिका के बारे में सोचें जो एटमी वर्तमान में निभा रही है। हम किसी भी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। क्या ये सही नहीं है? आपके लिए किस प्रकार की पूंजी आसानी से उपलब्ध है? वे अन्य अपमानजनक MLM चाहते हैं कि आप अपने प्रारंभिक निवेश के रूप में कई $1000 आप खुद से उन्हें दे दें। उस मामले में अगर आप ज्यादा अधिक नहीं बनाते, जैसे कि कई $1000, तो आप नुकसान उठाते हैं, है ना? है यही कारण कि इस तरह के घोटालों के इतने शिकार होते हैं। आपको व्यापार में कभी भी घाटा नहीं उठाना चाहिए। आप किसी भी तरह का नुकसान उठाए बिना एटमी का कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन दैनिक आवश्यकताओं को देखें। आप टूथब्रश, लोशन का उपयोग करें, खरीदें हिमोहिम, अपने बालों पर शैम्पू करें और रोजाना नूडल्स खाएं। यदि ये एटमी के सामान अधिक महंगे और कम गुणवत्ता वाले हैं जो डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, होम शॉपिंग नेटवर्क या इंटरनेट शॉपिंग मॉल पर बेचे जाते हैं उन सामानों के मुकाबले, तो आप उनका प्रयोग मत कीजिए। हालांकि यदि ये वस्तुएं बेहतर गुणवत्ता की हैं,
फिर भी कम कीमत की है, क्या आपको इसका उपयोग करना चाहिए? उनकी तुलना में क्या आपके लिए इन वस्तुओं का उपयोग करना अच्छा नहीं होगा? आप एटमी का बिजनेस करते हैं या नहीं? निश्चित रूप से। क्या आप देख रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? इसका मतलब है कि आपके पास इससे अधिक है, कई गुना बुद्धिमत्ता एटमी का बिजनेस करने के लिए। यदि आप कभी सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त चतुर हूं या मेरे कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमि से मुझे सफलता मिल पाएगी या नहीं, तो अपने मन की ये बात वहीं पे रोक दीजिए। जो मैंने आपसे अभी कहा था वही एटमी के बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे शब्दों में, क्या एटमी सामान बेहतर मूल्य के हैं? क्या आपने कभी इनका उपयोग किया है, इसकी तुलना करी है? आप हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए हमारे माल की कीमतों की जांच करने के लिए सक्षम हैं और खुद से इसे तय कर सकते हैं कि क्या इनकी कीमत अन्य ब्रांड से कम है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं। एटमी के कारोबार को कर सफल होने के लिए तो कृपया बंद कीजिए बहाने बनाना। बहुत से लोग बहाने बनाते हैं, ये कहते हैं कि वे पर्याप्त चतुर नहीं हैं या उनके पास पूरी शिक्षा नहीं है या विफलता के लिए कई अन्य कारण होते हैं उनके पास। जब आप ये समझेंगे कि एटमी का सामान उपयोग करना आपके लिए हितकर है और यदि आप इस व्यवसाय की क्षमता को दूसरों को बताने के लिए सक्षम हैं, तो आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। हर कोई दैनिक आवश्यकताओं का उपयोग करता है। हम गरीब होने पर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। गरीब भी अपने दांत ब्रश करते हैं, है ना? वे अपने बालों में शैम्पू करते हैं, है ना? बेशक चीजें उस तरह जीवन में आवश्यक है। दिलचस्प बात यह है कि धीमी अर्थव्यवस्थाओं में अधिक सौंदर्य प्रसाधन बेचे जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे IMF संकट के दौरान अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र ने खराब प्रदर्शन किया था, सौंदर्य प्रसाधन के अलावा। ये सच है। संकट से पहले पत्नियां आराम से घर पर रहती थी, पर संकट के दौरान जब पति की नौकरी चली गई तो कई महिलाओं को बाहर निकलकर काम खोजना पड़ा। उन्हें बाहर जाने और नौकरी की तलाश में मेकअप करना पड़ा। लोगों ने अधिक सौंदर्य प्रसाधन खरीदे तो सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों ने अधिक बिक्री की। प्रसाधन सामग्री भी एक धीमी गति से अर्थव्यवस्था में बिकते हैं। धीमी अर्थव्यवस्था में अधिक सौंदर्य प्रसाधन बेचे जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे उत्पाद अर्थव्यवस्था की परवाह किए बिना ही बिकते हैं। हम आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपके दोस्त या परिचय इसकी कितनी संभावना है कि आपसे सहमत नहीं होंगे जब आप उन्हें आश्वस्त करेंगे कि ये सामान बहुत कीमती नहीं है? वे आपसे जरूर सहमत होंगे। अगर उन्हें पूरी तरह से सूचित किया जाता है तो वो उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस तरह आप प्रचार करते हैं और उपभोक्ता समूह बनाते हैं। जब आप प्रचार कर रहे होते हैं तो मुआवजा प्राप्त करने के लिए ये उबलता है। आपने किसी भी चीज का निवेश किया है अब तक? कुछ भी नहीं। आपका रहने का खर्च ही आपकी पूंजी है। ये जरूरत की चीजें खरीदनी ही होंगी और आपको उन पर अच्छी डील मिलेगी। क्या आपने हानि उठाई या लाभ प्राप्त किया? आपने लाभ प्राप्त किया। अगला कदम अपने संगठन को विकसित करना है। क्या ये अपने आप बढ़ जाएगा या आपको मेहनत करनी पड़ेगी? आपको इसके बारे में दूसरों से बात करके प्रयास करना होगा। जब आप लोगों को सूचित करने के लिए तैयार हो, आपको आश्वस्त होना चाहिए ये कि ये व्यवसाय सफल होने जा रहा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से क्या ये व्यवसाय आपको साध्य प्रतीत होता है? ये निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से संभव है। हम देखें कि हम इस पूरे समय में लगातार बढ़ते रहे हैं। हमारे व्यापार से किसी को आज तक क्षति नहीं हुई है। वास्तव में ये मायने रखता है कि आप इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने दृढ़ हैं। आपको इस व्यवसाय के बारे में आश्वस्त होना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत ही दृढ़ सिद्धांत के साथ जमीन पर टिके हुए हैं। आजकल मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जिन्हें वास्तव में हमारे साथ काम करना चाहिए। जो लोग देर से 50 के दशक में पैदा हुए थे वो अब रिटायर होना शुरू हो गए हैं। वो प्राइम टाइम है। जो लोग 1955 और 1956 में पैदा हुए थे वो अब रिटायर हो रहे हैं और अब 57 और 58 के लोग भी रिटायर हो रहे हैं। फिर भी उनके पास जीने के लिए बहुत वर्ष शेष है। ऐसा लगता है कि हम रिटायरमेंट के बाद औसतन 40 साल जीते हैं। वर्तमान जीवन प्रत्याशा 90 है, लेकिन मेरी पीढ़ी उम्र के 100 साल तक जीवित रहने की उनकी संभावना है। हमें 40 से अधिक वर्षों तक जीना है। क्या हमारे पास जीने के लिए पेंशन आय है? तथाकथित सफल लोगों की पेंशन है। क्या ये पर्याप्त है? वो संभवतः अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हालांकि आलीशान जीवन शैली के लिए
पेंशन किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है, ये मुश्किल से काफी होगा। अफवाह कहती है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ठीक से नहीं चल रही है और उसका एक जोखिम है कि हम इसे पूरी तरह से खो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए अब सफल लोगों को सामना करना पड़ रहा है एक नए जीवन की योजना बनाने की एक कठिन पथ। वो अपने लिए जीवन की योजना कैसे बनाने जा रहे हैं? मान ले कि उन सफल लोगों ने काम किया है सरकार के लिए, बड़े निगमों के लिए, स्कूल और अन्य अच्छे नियोक्ताओं के लिए। रिटायरमेंट के बाद वे कैसे अपना भरण पोषण करने जा रहे हैं? उनकी पेंशन के साथ केवल पेंशन पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें प्लान बी के साथ आने की जरूरत है। और उनमें से ज्यादातर अपने खुद के व्यापारों को चलाने का निर्णय लेने जा रहे हैं। वे कैफे खोलते हैं, भोजन करते हैं और सबसे कुख्यात चिकन रेस्टोरेंट है जो पूरे देश को पीड़ित कर रहा है। वो धंधे चले गए भयंकर प्रतियोगिता के माध्यम से और उनके कारण चक्र समाप्त हो गया है। दुखद वास्तविकता ये है कि अधिकांश रिटायर्ड लोग अपना सारा विच्छेद वेतन डाल देते हैं अपने कारोबार में केवल दरिद्र बनने के लिए। आपको हर चीज में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अपने विच्छेद वेतन या पेंशन से। इसको बचाइए। साथ ही आपको ऐसी नौकरी की तलाश करनी चाहिए जिसमें कुछ भी खर्च ना हो। क्या एटमी में निवेश करने की जरूरत है? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एटमी बस इतना चाहता है कि आप हमारी दैनिक आवश्यकताओं का उपयोग करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहे। इसमें बस इतना ही है। इसलिए रिटायर्ड लोगों के लिए यह व्यवसाय इतना आकर्षक है। बेशक हो सकता है कि कुछ लोग इसमें अच्छे ना हो और नौकरी छोड़ दे, फिर भी उन्हें क्या खोना होगा? उनका विच्छेद वेतन और पेंशन अभी भी अछूता है। दिन भर इधर उधर ना घूमे और ना ही लंबी पैदल यात्रा या टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करें। हमारे सेमिनारों में दिन ब दिन आए, नियमित रूप से अपने केंद्र पर जाएं और कोई भी कार्यक्रम मिस ना करें। अगर आपको इसी तरह एक्सपोजर मिलता रहा तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है लेकिन आप इसका पता लगा लेंगे। आपको ये इस प्रकार करना चाहिए। बस इतना कहो, चलो चलते हैं। ये उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। बस उन दो पंक्तियों को दोहराते रहिए और आपको एक जबरदस्त हैरानी होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो इसके लिए ही पैदा हुआ था। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग इसके लिए पैदा हुए किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनको लाते रहिए जो शायद इसी के लिए पैदा हुआ था पर इसे कर नहीं रहा है। किसी दिन वो किसी और को ले आएगा, तब उन सब के बीच एक दिन एक तारा उत्पन्न होगा। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपना मुंह खोलने में भी शर्माते हैं, या ठोस विचारों वाले एक प्राकृतिक विचारक हो सकते हैं आप। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास दूसरे लोगों के सामने बात करने की क्षमता है। हैरानी की बात है, वहां कुछ लोग हैं जो प्राकृतिक तरह से जन्मे वक्ता होते हैं। यदि आप एक खराब वक्ता हैं तो एक संगोष्ठी के लिए आप किसी बहुत ज्यादा बकबक करने वाले इंसान को लेकर आइए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस उन्हें अपने साथ आने के लिए कहिए। ये खूबसूरत मौसम में संगोष्ठी सुनने के लिए और यहाँ स्थलों की जांच करने के लिए। यदि आप प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 लोगों को लाते हैं और 1 या 2, 10 या 20 जनों को लाते हैं और कुछ लोग अंततः 50 से 100 मेहमानों को लाते हैं, इतने लोगों के साथ आगे क्या होता है? ये कि वे पर्याप्त खरीदारी करते हैं। आप एक एएसएम बन सकते हैं। आपको 1.4 लाख रुपए प्रति माह मिल सकते हैं। एक रिटायर मोटे तौर पर एक पेंशन 1.4 लाख रुपए का प्राप्त करता है तकरीबन 30 साल काम करने के बाद। मान ले कि आपने 1, 2 या 3 साल काम किया है। यदि आप 1, 2 या 3 साल काम करने के बाद एएसएम के रूप में, ध्यान से सुनिए, हाँ, 1.4 लाख रुपए महीने कमाते हैं, क्या आप इसे तेजी मानेंगे या धीमा मानेंगे? अपने लोगों को बताएं कि आप इसे आसानी से और धीरे धीरे ले रहे हैं। उन्हें बताओ कि खेलना काम है और काम ही खेल है, और सिर्फ ऐसे ही उन्हें अपने साथ लेकर आइए। यहाँ पर रास्ते में आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें ये व्यवसाय को करने की आवश्यकता है और कुछ जो ऐसा करना चाहते हैं। प्रारंभिक गलतफहमी के बावजूद कई लोग इसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पर शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए जो काम करते हैं लेकिन
लेकिन सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त रिटायरमेंट योजना नहीं है। काम के बाद या जब भी संभव हो हमारे सेमिनार में उन्हें लेकर आइए। हमारे व्याख्यान वीडियो क्लिप्स 24/7 स्मार्टफोन पर उपलब्ध हैं। अपने लोगों से कहिए कि वे क्लिप को उनके साथियों तक फैलाएं। बस टूथब्रश और शैम्पू का उपयोग करते रहिए, मेकअप लगाते रहिए या भोजन या नाश्ता करते रहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका संगठन आगे बढ़ता जाएगा और आप एटमी कारोबार में सफल हो जाएंगे। बस अपना जीवन जीना इस व्यवसाय के लिए मार्केटिंग बन जाता है। अगर आप पाठ्यक्रम में बने रहते हैं, हम इन बदलते समय में सही दिशा की ओर जा रहे हैं। क्यों ना आप अपना एटमी सदस्य कोड अपने बच्चों को सौंप दें। माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि वे अपने भविष्य के लिए मेहनत से पढ़ाई करें, है ना? ये बिल्कुल बेकार है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बच्चे और पोते पोतियों का क्या होगा? उनकी 68% नौकरियां ऐसी हैं जो अभी मौजूद भी नहीं हैं। उनकी केवल 32% नौकरियां वर्तमान युग से होंगी। ऐसी नौकरियां जो हमारे पास थी। हालांकि उनके 37% पेशे हमारे लिए अनसुने होंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों को स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अच्छे ग्रेड के बारे में सोचने से उन्हें वो अच्छी नौकरी मिल जाएगी जो हमारे पास हुआ करती थी। ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे एक आरएम ने, जिसका बेटा कॉलेज जाने वाला था, ये सोचा, उसने माना कि 3 या 4 वर्षों के दौरान उसका बेटा कॉलेज में जाएगा और एटमी काफी बड़ा हो जाएगा। अगर उसका बेटा एटमी को चुनता है और उसके दोस्त 4 साल बाद नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो उनकी तुलना में बहुत बड़ा आय अर्जित करने में सक्षम हो जाएगा। तब उसने अपने पुत्र से विनती की कि या तो कॉलेज में से वो थोड़ा समय निकाले या फिर कॉलेज छोड़ दे, और उसने विदेश में कहीं पर अपना बिजनेस शुरू करा दिया। उनके बेटे ने जबरदस्त तरीके की अंग्रेजी बोलना सीख लिया और एक बहुत अच्छी आय बनाने के लिए वो वहां पर चला गया। हमारे आरएमएस के कुछ बच्चों को पहले से ही 7 लाख रुपए से 14 लाख रुपए प्रति माह मिलते ही रहते हैं और वो अभी 30 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। उन्हीं के उम्र के उनके दोस्त क्या कर रहे हैं? वो किसी स्कूलों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी 1.5 लाख रुपए हर महीने कमा पाए, जबकि हमारे बच्चे पहले से ही 14 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं। जबकि दूसरे बच्चे 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के पदों के लिए निरंतर लड़ाई करते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक बैंक के पास गया और मैंने कुछ पैसे भेजने थे और काउंटर पर मैंने अपना काम पूरा किया। जब मैं जाने की कोशिश कर रहा था तो क्लर्क ने बड़ी सावधानी से कहा, प्रेसिडेंट पार्क, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? एक छोटा सा जवाब भी काफी होगा। उसने कहा कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। मैंने उससे कहा, जैसा वो चाहता था, अपनी बैंक की नौकरी छोड़ो, जो उसे आश्चर्य कर गया। आज की तारीख में उसकी नौकरी खत्म हो चुकी है। उन बैंक की नौकरियों में काम करके वो लोग 2.5 लाख से 5 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं और अगर शाखा हेड बन गए तो फिर 7 लाख रुपए महीने। हालांकि इन वेतन से बुनियादी खर्चों के बाद, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना और घर खरीदना, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। संक्षेप में, आपने 30 वर्ष की आयु तक लगातार पढ़ाई की, अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान हिस्सा आपने बैंक के काम करने में लगा दिया और 60 वर्ष की आयु में आपके पास कुछ भी नहीं रहा। आपने मूल रूप से तो फिर सारा समय बर्बाद ही किया ना। मेरे अधिकांश साथी जो बैंक हेड बन चुके थे, वो लोग नौकरियों से संन्यास ले चुके हैं। उन्हें 70,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए में काम भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हम बुढ़ापे की तैयारी करने में असफल हो जाते हैं? क्योंकि आपकी योजनाएं आरंभ से ही विफल रही हैं। वे सभी प्रारंभिक पेशे गायब हो जाएंगे, ड्राइविंग के सारे काम चले जाएंगे और बैंक क्लर्कों की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो भाग्यशाली होगा कि वो 60 वर्ष की आयु तक उस नौकरी को बनाए रखेगा, लेकिन वो भी ऑटोमेशन के कारण लगभग असंभव होगा। मैं व्यक्तिगत हार के रूप में मजबूर होते हुए उसे नहीं देखना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको खुद फोन करना चाहिए। आप जीवित रह सकते हैं। एक अंडा बाहरी बल से फटने पर तला जाता है, लेकिन एक चिकन के अंदर से ही वो निकल कर आता है। इसलिए मैंने बैंकर से कहा कि वहां से निकल जाएं, नहीं तो वो फट जाएगा और अंत में फ्राई हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को स्थिर नौकरियों से बाहर निकाल लीजिए, वरना वो भी फ्राई हो जाएंगे। ये केवल मेरा विचार नहीं है, कई समाजशास्त्रियों ने भी इसी बात को कहा है। एक किताब की दुकान में जाइए जहां वे
वे सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान प्रदर्शित करते हैं, और सर्वाधिक बिकने वाली किसी भी किताब को उठा लीजिए जिसमें यही बात बहुमत में कही गई है। इन घटनाओं के जवाब में आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप पानी में एक मेंढक की तरह हैं जो धीरे धीरे उबल रहा है। आपको आसन्न खतरे का एहसास नहीं है और आपको पकाया जा रहा है। आपको उबलते हुए पानी से बाहर कूदना है। वहां एक नया भयावह संसार हमारी बाट जो रहा है। वर्तमान नौकरियां 70% गायब हो जाएंगी और नए व्यवसाय बनाए जाएंगे। हमें प्लान बी के साथ आना चाहिए, लेकिन प्लान बी किस तरह के हैं? आप अर्जित करना चाहते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए हर महीने? कोई प्लान बी को देखते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि संसार में हर कोई उन योजनाओं को ढूंढ रहा है और खूनी लाल सागर में पागल की तरह लड़ रहे हैं। आप नीले सागर में जाइए। कई लोगों को इस धंधे की जानकारी नहीं है और वो इसको करने के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं हैं, जिसमें 22 लाख से 36 लाख रुपए हर महीने कमाई जा सकती हैं। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आरएम बनने का मौका आपका इंतजार कर रहा है। इस दिन और उम्र में आपको आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। यदि आप हिचकिचाते हैं तो बेखबर मेंढक की तरह उबाले जाएंगे आप। तो आप आगे क्या करते हैं? आपके पास किस प्रकार की मनोवृत्ति और साधन होने चाहिए? क्या आप एटमी के बारे में जानकर उसके बारे में सोचेंगे नहीं? हमारे उत्पादों के बारे में विस्तार से जानने के लिए उनका अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अध्ययन स्वाभाविक रूप से आपके पास आता है तो अध्ययन के लिए आपका स्वागत है। हालांकि आपको उन विवरणों को याद करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए। आप निराश हो सकते हैं और हार मान सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमारी क्षतिपूर्ति प्रणाली को समझकर निराश हो जाते हैं सोच सकते हैं कि वे अक्षम हैं। ये सच नहीं है। आप सभी बिना कुछ जाने ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि जो वास्तव में प्रभावी है वो आपकी बौद्धिक व्याख्या नहीं है, बल्कि आपकी ईमानदारी और सच्चाई। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव ला सकता है। मान ले कि एक प्रयोजक है जो उत्कृष्ट है मुआवजा प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन वो आपको बहुत परेशान करता है। वो अपने मुआवजे के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए साथी उसके साथ नहीं रहेंगे, वे निराश महसूस करेंगे। दूसरी ओर एक प्रयोजक है जो बहुत जानकार नहीं है लेकिन बहुत दयालु और ईमानदार है। वो आपकी मदद करना चाहता है। आप डरते हैं यदि आप नहीं करेंगे तो कोई और उसकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि लगता है उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। आप निश्चित रूप से उसे निराश नहीं करना चाहते। इस तरह आपका संगठन बढ़ता है। ईमानदारी और नेक दिलता बहुत अधिक उत्पादकता उत्पन्न कर सकती है। इसकी तुलना में क्या ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? वे मूल्यवान पूंजी है। मैं आपको बताता हूं कि ईमानदारी क्या है। हानि उठाने की स्थिति में भी अपनी बात रखना ही सच्ची ईमानदारी है। परिस्थिति के आधार पर अपनी स्थिति बदलना ईमानदारी नहीं है। स्थिति बदलने पर आपको अपने कार्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको नुकसान उठाना अपनाना चाहिए। सभ्यता का अर्थ है प्राथमिकता देना, अपनों के बजाय दूसरों के फायदे पर। 1 कोरिन्थियन 13 प्रेम के बारे में बात करता है। प्रेम दयालु है और स्वार्थी नहीं है। पौल हमें बताते हैं, दूसरे शब्दों में स्वार्थ दया नहीं है। दया का अर्थ है अपना पाने से पहले दूसरों का लाभ खोजना। इस तरह से आपको अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अपने साथियों पर दया करनी चाहिए। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिक सुखी हैं, उन्हें अपने बदले वेतन मिलता देख आप 100% सफल होंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं। आप इस तरह की मानसिकता से कैसे सफल नहीं हो सकते? क्या आपके साथी इसे महसूस नहीं करेंगे? बेशक वो करेंगे। मेरा प्रयोजक ईमानदारी से मुझे सफल होते देखना चाहता है। मैंने यही किया। मैं बहुत नेक दिल सीईओ हूं। मैं आपको ये बताते हुए शर्मिंदा नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास सबूत है। रॉयल क्लब के शुरुआती सदस्यों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैं चाहता था कि वे मेरे हृदय की गहराइयों से सफल हो। मेरी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं एक क्रेडिट अपराधी था और कंपनी के लिए पैसा बहुत कम था हमारे पास। हालांकि मैं एक विकट स्थिति में था, मैं वास्तव में उनकी सफलता की कामना करता रहता था। मैंने अपने भागीदारों के लाभ की मांग की। आमतौर पर मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद किताबें बंद हो जाती हैं।
उस समय मैं कंप्यूटर प्रणाली का प्रभारी था। तब मैंने प्रतिदिन प्रतिकर का हिसाब लगाया। सदस्यों को मैंने फोन कॉल किया जिसने उस दिन बहुत अच्छी बिक्री करी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई रिटर्न मिलने की उम्मीद है। हमें उन दिनों में बहुत रिटर्न मिलते थे। जब उन्होंने कहा कि वे निश्चित है कि कोई वापसी नहीं होगी, तो मैं उनके लिए बहुत रोमांचित था। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने उस दिन 5,000 रुपए कमाए थे और मैं उन्हें वायर कर देता था वो पैसे, ताकि उनका वो उपयोग कर सके अगले दिन के परिवहन और दोपहर के भोजन के लिए। तब मैंने उनको मैसेज किया, आपके मुआवजे के लिए बधाई हो। मुझे आशा है कि आप प्रतिदिन मुआवजा अर्जित कर सकते हैं। आओ मिलकर और भी अधिक मुआवजे की आशा करें। मैं उन संदेशों को भेजने के लिए कितना उत्सुक था। क्या आप जानते हैं कि उस समय कंपनी कैसी चल रही थी? मैंने कितनी उम्मीदें की कि कोलमार बीएनएच के सीईओ हमें उधार पर माल दे दे, पर वो तब तक सौदा नहीं करना चाहते थे जब तक उन्हें नकद में पैसे ना मिले। इसीलिए हमें हर दिन केवल थोड़ी मात्रा में ही माल मिलता था। मेरे बारे में क्या, इस कंपनी के सीईओ, मुझे भी आमदनी चाहिए थी। मेरी पत्नी 1 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी कर रही थी और हम रहते थे एक 40,000 रुपए वाले किराए के घर में। क्या मैं कम से कम 70,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए का घर नहीं लेना चाहूंगा? मुझे भी पैसा कमाने की सख्त जरूरत थी। हालांकि मेरे लोग जो अब रॉयल क्लब के सदस्य हैं, मेरे से भी अधिक विकट परिस्थितियों में थे। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं भेजे तो उन्हें बस की सवारी करने के बजाय पैदल चलना पड़ेगा। उन्हें भोर की दरार पर उठना होगा, दोपहर का भोजन नहीं कर सकता और पानी पीता रहता। मैं समझ सकता था कि उन्हें किस दौर से गुजरना होगा। क्या आपको लगता है कि हमारे शुरुआती कॉन्ट्रैक्टर्स का मानना था कि मुझे परवाह है या नहीं? वे निश्चित रूप से जानते थे कि मैंने क्या किया है। फिर हम अपना लाभ नहीं चाहते थे। मैंने दूसरों की सफलता को ही अपनी प्राथमिकता मानी और यही ईमानदारी और दयालुता है। ज्ञान की तुलना में उस तरह का रवैया कहीं अधिक उत्पादक है और बहुत अधिक से अधिक मूल्य पैदा करने की क्षमता है इसमें। क्या आप सब लोग नेक दिल वाले हैं? आप में से जो अच्छे नहीं हैं वो अभी शुरुआत करने का फैसला कर सकते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराए, मैं एक नेक दिल इंसान हूं। अब से अपने आप से यही कहते रहो आप सब लोग। आपको बस इतना करना है कि अच्छा बनो। फिर से अच्छा होना दूसरों के लाभ की तलाश करना है। पहले आप अपने खुद के लिए प्रयास करते हैं जब तक कोई आपके साथ काम ना करने को तैयार हो जाए। उनकी सफलता उसके बाद आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप उस व्यक्ति को सफल बनाने के लिए दृढ़ हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक प्रक्रिया चलाता है जिससे कि उस व्यक्ति की मदद कर सके। वो आपको कभी घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। भले ही आप अपना लाभ ना चाहते हुए, हमारा सिस्टम आपके लिए यह करेगा। फिर से विशेषज्ञों का कहना है कि हमारी मौजूदा नौकरियां 68% गायब हो जाएंगी। ये एटमी व्यवसाय एक प्रणाली से लैस है जो आपको सैकड़ों हजारों रुपए बनाने में सक्षम बनाता है। आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जीवन जी सकते हैं जब तक आप मेरा व्याख्यान सुन रहे हैं। अगर आप अपने आसपास किसी के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप अपने से अधिक सफल देखना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में अधिक जल्दी सफल होंगे जब आप 99% उन पर दया करते हैं। इस तेजी से दुनिया बदलती है और उन्हें मदद करने के लिए आपकी जो इच्छा है उससे आप एक नेक दिल इंसान बनेंगे। अंत में एक बार फिर दोहराइए, मैं एक नेक दिल इंसान हूं। आप सभी की अपार सफलता की कामना करते हुए मैं व्याख्यान समाप्त करता हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। वाओ, ये था एक अमेजिंग वीडियो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हैंगल पार्क द्वारा। आशा करता हूँ